नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 2024 के चुनाव में 70 दिन से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से 400 से अधिक सीटों का नारा दिया। साथ ही लोकसभा के संबोधन की तरह विपक्ष पर तीखा हमला बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा हमला बोला और इस दौरान उन्होंने नेहरू को आरक्षण का विरोधी बताया। राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए उन्हें नॉन स्टार्टर बताया। ये कहा कि न वो लिफ्ट हो रहे हैं न ही लॉन्च हो रहे हैं। आज दिल्ली में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र पर फंड में भेदभाव का आरोप लगाया गया। ममता बनर्जी भी लगातार इस तरीके के आरोप लगाती हैं। पीएम मोदी ने बिना किसी सीएम का नाम लिए कहा कि 10 साल में केंद्र ने टीम की तरह काम किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आज मोदी 3.0 का जिक्र किया, जिसमें आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। आने वाले 5 साल के रोड मैप का जिक्र करते हुए, फोकस सेक्टर का जिक्र करते हुए दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आज 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जरूरतमंदों को पक्के मकान और मुफ्त अनाज दिया गया। साथ ही एक बार फिर पीएम मोदी ने सबके साथ सबके विकास की बात कही। आइए सुनवा देते हैं आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें क्या रही। इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और ये भी सच्चाई है साहब। 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता। मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन बातों का जिक्र किया, विपक्ष पर कैसे हमला बोला और इसके साथ ही आने वाले 10 सालों का रोड मैप विकसित भारत की बड़ी तस्वीर के साथ सामने रखा। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल हैं और आज खास मेहमान भी हैं, जिनसे दहाड़ में उन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। और सबसे पहला प्रमुख सवाल यह है कि क्या एनडीए 400 प्लस के आंकड़े को पार कर पाएगा? 2024 के चुनाव में मोदी 3.0 का नारा कितना असरदार दिखेगा? और क्या जवाहरलाल नेहरू सच में आरक्षण विरोधी थे? क्या कांग्रेस का फोकस राहुल गांधी की लॉन्चिंग है? केंद्र और गैर बीजेपी राज्यों में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये सवाल भी बड़ा उठता है। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवम छाबरा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स जी स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राहुल लाल जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद
मौजूद हैं और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शिवम छाबड़ा आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जिसमें आने वाले 10 सालों का रोड मैप तो रखा गया, लेकिन विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया और यह बताने की कोशिश की गई कि बीते 70 सालों में जब इनकी सरकार रही तो देश कितना पिछड़ा हुआ नजर आया। नेहरू की गलतियां क्या क्या थी? क्या आपको लगता है 400 पार जो टारगेट बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार दे रही है, वो बिना नेहरू पर हमला बोले आप पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, नेहरू जी पर हमला करने का विषय नहीं। विषय ये है कि जब वो अपने भाषण को कह रहे थे उसके अंदर वो भी एक सब्जेक्ट था जिसको प्रधानमंत्री ने छुआ, लेकिन सही मायने में 9 वर्षों के अंदर में और अब पूरा कार्यकाल हम करने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक विकास हमने इन 10 सालों में किया है, हम उसके बलबूते जाकर के जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। कहीं ना कहीं धारा 370 खत्म करना ऐतिहासिक निर्णय था। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी आधुनिक भारत के अंदर कि साहब देश के अंदर धारा 370 खत्म समाप्त भी की जा सकती है। ऐसा कठोर और ऐसा मुझे लगता है कि सदृढ़ निर्णय यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है तो ये देश इसको एक्नॉलेज करता है। कहीं ना कहीं आज हम जिस दौर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति जो भारत का रवैया रहा है, आप कल्पना करिए 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, ये मजबूत नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। आज देश भर के अंदर में हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया, देश भर में हमने हर नल में जल देने का हमने काम किया। आप कल्पना करिए कि इतनी योजनाएं हैं कि आज 5 लाख का बीमा आयुष्मान योजना के माध्यम से हम जनता को दे रहे हैं। ये सामान्य बातें नहीं। और यदि हम ये काम आज से 1947 से करते आते तो मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की नौबत भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं पुराने कामों को दर्शाने का अर्थ ये है, और उसको मुझे लगता है कंपैरेटिव बेसिस पे लाने का भी मकसद यही है कि आप पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए और आज के वर्तमान देश के जो प्रशासन को देखेंगे तो आपको ये निर्णय और दिखाई देगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्णायक हैं, कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और एक नए भारत का संकल्प जो बार बार कह रहे हैं कि आज हम फ्रेजाइल 5 से विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। इस सामान्य स्थितियां नहीं है, इसके लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता थी जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसका बखान करते हैं और कहते हैं कि अगले कार्यकाल में हम विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा टारगेट है, हम उसको अचीव करने का प्रयास करें। तो सकारात्मक रूप से देखना चाहिए उसको इस प्रकार से नहीं देखना। प्रधानमंत्री बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरीके से शिवम छाबड़ा जी बीजेपी के स्टेटमेंट्स हैं, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स हैं, फिर चाहे वो बजट हो, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर आज राज्यसभा हो, ये तो तय है कि बार बार 400 पार का जिक्र करते हुए 400 पार के लिए आप आश्वस्त जरूर नजर आते हैं और उसको लेकर तैयारी भी वैसी ही दिखती है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस ने अंग्रेजों का कानून चलाया, दलित पिछड़े आदिवासी विरोधी रहे, नेहरू आरक्षण के खिलाफ हमेशा से रहे और देश को पीछे धकेलने का काम किया। युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, वो नॉन स्टार्टर हो गए, न लिफ्ट हो रहे हैं न लॉन्च हो रहे हैं। कांग्रेस कहां पर फंसती हुई नजर आ रही है जब मोदी 3.0 का ऐलान कर देते हैं और कह देते हैं कि हम तो 400 पार जा रहे हैं? पूर्णिमा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और उनको संसद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहता है कि वो भाषण कहाँ दे रहे हैं, संसद में दे रहे हैं या चुनावी मंच पर दे रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, तो वो मणिपुर किन कारणों से नहीं जा पा रहे हैं। उनको तो ये बताना चाहिए था कि देश में बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है तो प्रधानमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो ये कहना चाहिए था कि कभी 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करने वाली सरकार 100 रुपए पेट्रोल क्यों बेच रही है। कांग्रेस के समय में यदि 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो इनकी सरकार में 1100 तक का सिलेंडर क्यों मिलता है। इनको तो ये बताना चाहिए था। इनको ये बताना चाहिए था कि किसान महीनों तक सड़कों पर पड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री जी क्यों सुध नहीं लेते हैं। इनको तो ये बताना चाहिए था कि भारत की बेटियां परेशान होकर इनके घर के आगे मेडल तो क्या हुआ रंजीत कुमार जी, क्या हुआ? मुझे लगता है कि क्या हुआ? आपका फैक्स पहुंचा नहीं, आपका फैक्स पहुंच नहीं पाया सर, फैक्स मशीन खराब हो गई थी, स्क्रिप्ट आप लोग पूरी नहीं लिख पाए जो प्रधानमंत्री जी को सदन में पढ़नी चाहिए थी, या फिर आप प्रधानमंत्री के मन में नहीं घुस पाए कि भाई कह ही रहे हैं तो हमारे मन की बात कह दीजिए। हुआ क्या? ये सब हो क्यों नहीं पाया?
देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को जिन बातों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए थी, उन मुद्दों को छोड़कर वो इधर ठीक है। उधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि लेकिन उनको उन्होंने जवाब नेहरू देना को चाहिए आरक्षण देश विरोधी जनता बता दिया। को। आजकल आप सबसे ज्यादा जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप कितने हिमायती हैं दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, आप लोग कितने हिमायती हैं। बहरहाल उसको प्रधानमंत्री सीधे सीधे नेहरू का नाम लेते हुए नकारते नजर आए। इसी बीच में जिंदल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आकाश जिंदल जी, एक तो इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी आप जवाब देना चाहते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश कैसे विकास करेगा मोदी 3.0 की सरकार में, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल, एमटीएनएल, पीएसयूज, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कह दिया कि लगातार भ्रम फैलाने की स्थिति की गई। एलआईसी को लेकर भी यही किया गया। मुझे जरा अर्थशास्त्री होने के नाते और उस पर्सपेक्टिव से आप बताइए, भारत का ग्रोथ इंजन आपको कितना मजबूत नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में? पूर्णिमा जी, बात आज आकाश जिंदल के व्यू की नहीं है। सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपने बिल्कुल सही कहा, सारी दुनिया ये मान रही है। और आज डेटा बता रहा है 7.8% पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ थी, 7.6% दूसरे क्वार्टर में। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। हमसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई इकोनॉमी दुनिया में बढ़ रही है तो वो हिंदुस्तान है। आज हमारा सेंसेक्स, दुनिया भर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो। तो आज बात आकाश जिंदल की नहीं, सारी दुनिया ये एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस में पिछले 10 साल से इकोनॉमी को शेप दी गई है, इकोनॉमी को तरक्की दी गई है, दुनिया आज तारीफ कर रही है। आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इस साल 6.7%, आने वाले 2 साल 6.5% जीडीपी ग्रोथ। रात मैं तो ये कह रहा हूं कि आईएमएफ की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी मैं 1% ऐड करना चाहूंगा इस बार। वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट कुछ कहें, इतना बढ़िया उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है। 3 रेल फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किए गए हैं। उसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है रेल फ्रेट कॉरिडोर। जिस दिन से बनना शुरू होंगे उसी दिन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बनेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा। जो प्रधानमंत्री साहब ने ख्वाब देखा है, प्रधानमंत्री साहब के साथ साथ हम सब लोगों ने ख्वाब देखा है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 3 साल के अंदर 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले 7 साल में जो है 2030 तक 7 ट्रिलियन, माफ कीजिए, 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। वो सब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री साहब ने थीम दी है उनकी सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो सारे थीम कहीं ना कहीं फोकस, सेक्टर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बताया और एक रोड मैप रखा जिंदल साहब कि किस तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है कि उसमें डिटेल्स और उसमें और एनालिसिस की जरूरत है, लेकिन फिर राहुल लाल जी को तकलीफ हो गई है। राहुल लाल जी, जब देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और शरद कोहली जी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन इसके साथ साथ तमाम आंकड़ों के साथ भ्रम फैलाने की कोशिश, ये कांग्रेस का कौन सा रवैया? अपनी ही ढपली, अपना ही राग, बस अलापते रहो और उसके साथ ये बताते रहो कि देश कितना पिछड़ चुका है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए, मैं आंकड़ों में ही बात करता हूं। यहाँ पे 2 अर्थशास्त्री हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश जो है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता के अनुसार 2005 में यह देश कितने नंबर पे था? 10वें नंबर पे था पूर्णिमा जी। और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में ही उसमें वो 3रे नंबर पे हम लोग पहुंच चुके थे। अभी भी हम लोग उसमें 3रे नंबर पे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार। वर्ल्ड बैंक ने 2011 में स्वीकार कर लिया, 2007 में हम लोग उसके ऊपर आ चुके थे। देखिए, एक मानक के हिसाब से तो आप भविष्य में बनेंगे, एक मानक के अनुसार मनमोहन सिंह आपको बना चुके थे। अब दूसरी सुन लीजिए, आज का एक मानक जो 9 साल में कुछ हुआ, उसका भी मानक बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल कराता हूं ना भाई। मैं कह रही हूँ कि आपने भूलने की बात कर दी, आपने भविष्य की बात कर दी, वर्तमान की बात भी कर लीजिए। क्या दिक्कत है? बताइए वर्तमान में जरा। अब मैं बताता हूँ वर्तमान में, और आंकड़ा मेरा गलत हो तो कोई कह दे। एकदम केंद्र सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े दे रहा हूँ। हाँ, बताइए। 2004 से 2000 सुनिए, मैंने
आंकड़े 7.8% जीडीपी ग्रोथ के दिए मैं क्वार्टर वन में नहीं, achieve मैं किए कह रहा हूं हमने। कि आप उसके बाद मैंने आंकड़े दिए परचेजिंग पावर पैरिटी के 7.8% अनुसार जीडीपी देश ग्रोथ तीसरी के, जो अर्थव्यवस्था हमने है achieve कि नहीं किए है वर्तमान तो में? ये आंकड़े वो मनमोहन दिए सिंह जी मैंने ने जो नहीं, already मैं उसको हम खाली achieve नहीं कर रहा, चुके हैं। लेकिन आप कह रहे हैं Quarter तीसरी one and अर्थव्यवस्था quarter बनेगा, two में। भारत तीसरी तो मैं अर्थव्यवस्था उन आंकड़ों की मनमोहन बात सिंह नहीं के कर रहा। दरमियान में बना था कि मैं नहीं उन आंकड़ों बना की था? बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी अब आप अचीव जरा सुन किए लीजिए, हुए जरा एक हैं। आंकड़े जरा और सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं आपका काफी सम्मान करता हूं, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं 2004 से 14 भारत में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना परसेंट रहा? टोटल 183% की बढ़ोतरी रही थी 2004 से 14 के दरमियान में। 2014 से 2023 के दरमियान में कितनी परसेंट की जीडीपी में वृद्धि रही? 83%। 100 आप दोनों दरमियानों की तुलना करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी, अगर वही ग्रोथ इंजन चल रहा होता ना जो कि 2004 में मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, तो हम लोग दूसरे पैमाने पे भी इसमें दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होते। जब ये बात हम लोग बताते हैं डंके के चोट पे कि हम लोगों ने, मुझे भी गर्व होता है कि हम लोगों ने छोड़ दिया, किससे छोड़ दिया? हम लोगों ने ब्रिटेन को छोड़ दिया। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय कितनी और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जरा उसके बारे में भी लोग चर्चा कर लें। कैसे ये देश की स्थिति हो गई? नहीं पूर्णिमा जी, लेकिन देखिए, रिसेशन के समय एक बात सुनिए राहुल लाल जी, आपने भी रिसेशन झेला है, मैंने भी रिसेशन झेला है। इसके बाद जब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में बनती हुई नजर आई, शेयर मार्केट का आप जिक्र कर लीजिए, पूरे ग्लोबली शेयर मार्केट किस तरीके से गिरा, ये मैंने भी देखा है, ये आपने भी देखा है, बिल्कुल देखा है। और आप ये देखिए कि भारत की स्टैग्नेंट ग्रोथ के साथ, ठीक है सर, जल्दी से आपके पास आती हूँ, जल्दी से राहुल लाल जी रुकिएगा, एक एक करके रुकिएगा, बांग्लादेश भारत ठीक है राहुल लाल जी, समय मिलेगा, आगे भी मिलेगा। जिंदल साहब अब बताइए, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। 2022 हिंदुस्तान तेजी से बढ़ रहा था। 2022 यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की रोल मॉडल इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी 2022। ये वो डेटा बता रहा हूं जो ऑलरेडी है। 2023 हिंदुस्तान तेजी से बढ़ रहा था, मैंने आपको भी डेटा दिया। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 4th या 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। अब बताइए किससे मुकाबला करेंगे? मैंने यूएस का मुकाबला दिखा दिया, चाइना का दिखा दिया, जर्मनी का दिखा दिया, जापान का दिखा दिया। और इससे पहले जिंदल साहब, एक सेकंड केवल ये पूछ रहा हूं, भाई हमारी प्रति व्यक्ति आय क्यों बांग्लादेश से कम है? बांग्लादेश हम लोगों से कैसे आगे चला गया प्रति व्यक्ति आय में? सो बता दीजिए। आप सिलेक्ट कर लीजिए एक देश, आप एक देश सिलेक्ट कर लीजिए, किससे मुकाबला कीजिए। अरे भाई, किससे? आप कोई एक देश सिलेक्ट मैं कर लीजिए। राहुल लाल जी हर देश से मुकाबला करना चाहते हैं सर। आबादी सुनिए, नहीं, आप पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, आप वहाँ की परिस्थितियां नहीं देखेंगे, आप हर एक देश से मुकाबला करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, भारत देश मुकाबले के लिए तैयार है। और मैं तो कहती हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए राहुल लाल जी, हर एक देश से मुकाबला बहुत अच्छी बात है, हर एक तरीके का हाई स्टैंडर्ड सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भारत में तरक्की हो रही है, इस बात को आप नकार सकते नहीं है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात जानते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। तरक्की अच्छे से होती, लेकिन केंद्र राज्य संबंध काफी गड़बड़ हालत में है। आप खुश नहीं हो पाएंगे राहुल लाल जी, आप खुश नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। शरद कोहली जी आपके पास मैं कह रहा हूं कि राहुल लाल जी मुझे एक एक प्रतिक्रिया सबसे लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना काउंटर रखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शरद कोहली जी आपके पास आऊंगी, कुछ सेकंड्स का वक्त लूंगी, लेकिन उससे पहले रमनीश जी आपके पास आते हुए, आज प्रधानमंत्री ने राजनीतिक हमला बोला, विपक्ष को लेकर हमलावर प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ते भारत का रोड मैप सबसे इंपॉर्टेंट, न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत का रिफ्लेक्शन दिखाते हुए सेक्टर फोकस प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। यह कहा कि हमको डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी और इसीलिए आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। यह विजन क्या मोदी 3.0 को सशक्त करता है और 400 पार की बात को मजबूत करता है? देखिए, सबसे पहली बात समझने की जरूरत है कि देखिए, कहीं से भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू की को कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि तिरस्कृत करने का कोई भी उनका प्रयास रहा या इस तरह की कोई मंशा रही। बात है नीतियों की, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप पॉलिसी, यदि कोई भी विकास की यदि नीति आप जनता के प्रति और जनता के लिए लेके जाते हैं, तभी जनता आपको सराहती है। और जिस तरह की इनकी आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की आज की जो नीति के बलबूते ही हमने आज स्टॉक एक्सचेंज की बात, चूँकि यहाँ पे अर्थशास्त्री हमारे बैठे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मामले में आज भारत जो है पहले नंबर पे है। यदि हम एक सुई तक हम बनाने की क्षमता हमारे देश की नहीं थी, आज यदि हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में तीसरे नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे फ़ोन मैन्युफैक्चरर में हैं, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हमको प्रधानमंत्री मोदी जी को देना पड़ेगा, उनकी नीतियों को देना पड़ेगा।